This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। आज का हमारा मौजू तो कुछ और था, लेकिन आपको पता है कि बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या आज सुबह में बलूचिस्तान और ख़ास तौर पे कोयटा के सिविल हस्पताल में जो बम धमाका और फायरिंग हुई, उसके बाद मेरे ख़्याल से मौजू को तब्दील होना चाहिए और एन एप्ट मौजू ये बनता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो तरक्की हो रही है, जो माशी तौर पर बेहतरी आई है, जो ओवरऑल चीज़ें मैनेज हो गई हैं, उनके नतीजे में दहशत गर्दी कहीं उसको नुकसान ऐसा ना पहुंचाए कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट पे हट जाए, सीपेक पे हट जाए। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब मारूफ सनतकार हैं और ताजिर सियासत में अपना एक नाम रखते हैं। वेलकम करूँगा आपको शो में ज़ुबैर। तो शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो आप जानते हैं अफसोसनाक खबर आई, 50 से ज़ायद लोगों की अमवात हुई। इस तरह का अफसोसनाक वाक़या इससे पहले आपको पता है काफ़ी अरसा हुआ गुलशन इकबाल पार्क लाहौर में एक वाक़या पेश आया था, अब बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया। कह रहे कैजुअल्टीज़ की तादाद में इजाफ़ा हो सकता है। इस पस मंज़र में मैं चाहूँगा कि थोड़ा तफसीली तौर पर यह बताइए कि बलूचिस्तान की तरक्की और फिर हमारे दुश्मनों की तरफ से यहाँ दहशतगर्दी कहीं उस माशी तरक्की के रास्ते में या उसके रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं बन सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मौजूदा हुकूमत ने चीन के साथ मिल के सीपैक का एक मंसूबा शुरू किया जो तकरीबन $46 बिलियन के ऊपर मुश्तमिल है। जब ये मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे तो बलूचिस्तान की मुआशी, इक़्तिसादी तमाम सूरत हाल, बल्कि पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल तब्दील हो जाएगी और उससे वहाँ की मुकामी आबादी को भी जो है रोज़गार के बहुत अच्छे मौके पेश आएंगे और वो लोग जो हैं अपनी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लग जाएंगे। लेकिन हमारे पाकिस्तान के कुछ दुश्मन ममालिक भी ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि सीपैक के मंसूबे जो हैं वो तकमील की तरफ पहुँचें, क्योंकि अगर वहाँ पे तरक्की आ गई, तकमील हो गई, तो वो वहाँ के जो बाज़ लोगों को यूज़ कर रहे हैं मुल्क के अगेंस्ट या मुख्तलिफ़ वाक़यात में, तो उनके लिए फिर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी जी। इस मामले में 2-3 ममालिक हैं, इवन हमारा कोई दोस्त नुमा ममालिक भी जो हैं वो भी इससे खुश नहीं है। मिसाल के तौर पर अमेरिका को भी इतनी ज़्यादा खुशी हासिल नहीं हो रही कि ये सीपैक का मंसूबा जो है, सिर्फ़ एक चीन जो है वो उसका सारा हिस्सेदार है और पाकिस्तान ने तमाम चीज़ें उनके ज़रिए हासिल कर रहा है। तो वो चीन भी है और दूसरे ममालिक भी हैं, पड़ोसी ममालिक भी हैं। पड़ोसी ममालिक में जो है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन सब लोग जानते हैं कि हमारे कौन से पड़ोसी हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में तरक्की हो जी। अब सीपैक के मंसूबे जो हैं तेज़ी से इन पे काम शुरू हो गया। सीपैक के मंसूबों में पावर प्लांट्स भी हैं, इसमें हाईवेज़ भी हैं, इसमें ग्वादर पोर्ट से एक मोटरवे बननी है जो खुजराब और खुजराब से होती हुई काशगर तक जाएगी, जिसके ज़रिए चाइना अपनी नॉर्थ वेस्ट चाइना की तमाम एक्सपोर्ट जो हैं वो ग्वादर की पोर्ट के ज़रिए मिडल ईस्ट और अफ्रीका में भेजना चाहता है। ये जो सीपैक मंसूबा है दोनों ममालिक की मुफाद में है, पाकिस्तान के भी, चीन के भी। चीन का मुफाद ये है कि चीन जो आजकल एक्सपोर्ट्स करता है मिडल चाइना से या वेस्ट चाइना से, तो वो मिडल ईस्ट में बाई सी पहुँचती हैं 40 दिन में, और अगर वो ये ग्वादर के रूट इस्तेमाल करेगा तो 10 दिन में पहुँच जाएंगी जी। तो इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए बाज़ ममालिक जो हैं वो इससे खुश नहीं हैं और वो इसमें रुकावटें भी खड़ी करते हैं, लोगों को भी इस्तेमाल करते हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात भी कराते हैं। अगरचे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी पे हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने काफ़ी हद तक काबू पा लिया है जी। कराची से लेके और वज़ीरस्तान तक जहाँ भी दहशतगर्दी के मुतअद्दिद वाक़यात चल रहे थे, मेरे अंदाजे के मुताबिक 90% ख़त्म हो चुके हैं। ये जो आज का वाक़या, अफसोसनाक वाक़या पेश आया, ये बहुत दिनों के बाद पेश आया, जिसके लिए बहुत अफसोस है कि इसमें 50 से ज़्यादा कीमती जानें ज़ाया हुई और ये उसी एक कड़ी का हिस्सा है जो दुश्मन ममालिक चाहते हैं कि ये जो सीपैक का मंसूबा है इसमें रुकावटें खड़ी की जाएँ,
लोगों को खौफजदा किया जाए, फॉरेन इन्वेस्टर को पाकिस्तान से भगाया जाए। इस वक्त दुनिया में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में एक मुआशी जंग हो रही है। मुआशी जंग में हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, पाकिस्तान को तनहा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की रुक जाए और पाकिस्तान इसी तरह से जो मौजूदा मुश्किल सूरत हाल में रहे, जबकि आपके मुल्क में अब इक्तसादी तरक्की भी हो रही है, आपके मुल्क की जनरल सूरत हाल बेहतर हो रही है, आपके मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर जो हैं वो 23 अरब डॉलर के करीब पहुँच चुके हैं, आपके मुल्क में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। हुकूमत ने जितने टारगेट रेवेन्यू किए थे कि 3100 अरब हासिल करेंगे वो उन्होंने हासिल कर लिए, बल्कि मौजूदा हुकूमत ने तो अब IMF को भी खैर बात कह दिया है। हमारा तमाम IMF का प्रोग्राम जो है सितंबर में ख़त्म हो जाएगा। आखिरी मीटिंग होनी थी वो हालिया दिनों में हो गई और दोनों पार्टियों ने इस बात पे एग्री किया, IMF ने भी और पाकिस्तान ने भी, कि अब पाकिस्तान को IMF से इमदाद की कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा जो भी कुछ मामला चल रहे थे वो चलते रहेंगे। और उसके अलावा 30 सितंबर को तमाम चीज़ें जो हैं वो हम उनको खैर बात कहेंगे। अच्छा, ये बातें तो आपने काफ़ी अच्छी की और मेरे ख़्याल से इसमें काफ़ी हद तक जो है मैं कहूँगा कि हुकूमत ने क्रेडिट भी लिया है और माशी सूरत हाल तो बेहतर हुई है। लेकिन मसले मसाइल ये होते हैं कि इंसान जो है कि इमारत तामीर करता है बड़े शौक़ से, उस पर रंग रोगन करता है, उसमें उसकी तज़ीन व आसाइश करता है, लेकिन गुज़रने वाला उसकी दीवार के साथ अगर पान की पीक भी थूकता हुआ चला जाए तो उसका चेहरा जो ख़राब हो जाता है। मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे। इसी तरह जो है दहशतगर्द या ऐसे हमारे मुल्क के जो दुश्मन अनासिर हैं, हमें वैसे इतनी ज़्यादा दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, हमारे अपने लोग ही कुछ इस तरह के काम करते हैं, कुछ शहर के लोग भी ज़ालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक किसी। तो बात यह है कि हमारे अपने लोग भी बहुत नुकसान कर जाते हैं और पिराए तो बैठे ही इसलिए होते हैं। तो यहाँ पर इस सिचुएशन को भी गैदर करना है कि हमारी एफ़र्ट्स कहीं ज़ाया ना हो, इसलिए उसके लिए फ़ौरन हमें पाकिस्तान के इमेज को रिस्टोर करने के लिए और इस तरह की सिचुएशन के बाद जिसे कहते हैं डैमेज कंट्रोल, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उस बारे में भी थोड़ा सा हमें नाज़रीन को आगाही दीजिए। देखिए, इक्का दुक्का ये वाक़यात होते रहते हैं। आप आज से 3 साल पहले चले जाइए तो आप देखते थे कि पाकिस्तान में हर वक्त किसी न किसी जगह धमाके हो रहे होते थे। कराची में धमाका होता था, पेशावर में धमाका होता था। पेशावर के एक शहर में एक किस्सा खानी बाज़ार में बहुत बुरा वाक़या बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिससे 100 से ज़्यादा लोगों की जान ज़ाया हुई। तो ये तमाम चीज़ें थी जी। उसको हुकूमत ने आज से 2.5 साल पहले ये तय किया कि अफवाज पाकिस्तान जो हैं एक ज़रब-ए-अस्ब का प्रोग्राम शुरू करेंगे जिसके ज़रिए तमाम दहशतगर्दी को कंट्रोल किया जाएगा। जी। और उन्होंने ये काम जो है तकरीबन 2.5 साल पहले शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता उसमें तमाम रुकावटें डाली गईं और उसको रोका किया। अब आप देखें कि अक्सरियत जो है दहशतगर्दी की काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। या तो ये लोग मारे गए हैं या ये भाग के अफ़गानिस्तान चले गए हैं या कहीं अंडरग्राउंड हो गए हैं। अफवाज ने भी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, रेंजर्स ने भी कुर्बानियाँ दी, पुलिस ने भी कुर्बानियाँ दी। आप कराची के शहर में लोग रात को घर से बाहर नहीं निकलते। अब रात को 1 बजे भी ये लोग शादियों से वापस आ रहे होते हैं और ट्रैफिक चल रहा होता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। इक्का दुक्का वाक़यात हो रहे हैं क्योंकि जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं उनको किसी तरह से चैन नहीं आ रहा। वो ये देखना नहीं चाहते कि पाकिस्तान में तरक्की हो, वो देखना नहीं चाहते कि यहाँ अफसोस की बात यह है कि हम दुश्मन किसको ढूंढें। अब हम तो जा रहे हैं जिस तरफ भी हर पड़ोसी हमारा दुश्मन बना हुआ है, छोड़ के चीन। अगर देखें तो अफ़गानिस्तान है, वो भी कुछ हमारे साथ बिगाड़ पैदा हुआ। ईरान है, तो मैं तो काफ़ी अरसे से साफ़ी तो बेचारे तेहरान से काफ़ी कुछ हासिल करते रहे हैं, तो वो चुप हैं, कुछ कहते नहीं रहे। लेकिन मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ईरान को जो है किसी तरह हमें मैसेज देना चाहिए, लेकिन 10 साल साफ़ी वहाँ से खाते रहे, पीते रहे, तो किसी ने उनके बारे में बात नहीं की। आज ईरान को भी हमारा मीडिया फिर मजबूर हो गया कहने के लिए, और फिर इंडिया के साथ तो हमारी वैसे ही नहीं बनती। तो दुश्मन कौन है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। सारी दुनिया को ही अब हम अपना जो है वो, देखिए बस बदकिस्मती की बात है कि इस वक्त हमारे तमाम पड़ोसी अलावा चीन के, उनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। बाज़ ममालिक हैं जो बज़ाहिर तो बात करते हैं अमन की, लेकिन वो अमन चाहते नहीं हैं। वो हमारे मुल्क में प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं और वो एक हमारा बड़ा पड़ोसी मुल्क है जो हमारे मुल्क में प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। उसी ने अफ़गानिस्तान में जो है, अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान को मुश्किलात पैदा कर रहा है।
कभी हमारे आज से 3 साल पहले कभी हमारी अफवाज अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे नहीं रखी जाती थी, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि हम तकरीबन 1.5 लाख फ़ौज को जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर लेकर आ गए हैं। ईरान का ये है कि बॉर्डर के ऊपर फ़ौज तो नहीं है, लेकिन क्या कहना चाहिए, कोई बेहतरीन ताल्लुकात भी नहीं हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इसमें हमारी वजारत ख़ारजा का फ़र्ज़ है कि वो मुल्क के अंदर अपना, दुनिया में अपना इमेज बेहतर करें, तमाम जगह पे अपने एलची भेजें कि जी हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, हमारा पड़ोसी ये ज़्यादती कर रहा है, आप हमारी मदद करें, ये करें। और आपको बता दूं, पाकिस्तान 20 करोड़ आवाम का मुल्क है और इसके लोग बड़े अच्छे लोग हैं, मेहनती लोग हैं और यहाँ पे वेजेस भी बहुत कम हैं। चाइना में इस वक्त ऑन एवरेज कम से कम तनख्वाह जो है पाकिस्तानी 50 से 60 हज़ार रुपये है। पाकिस्तान में आज भी मजदूर 15 से 20 हज़ार रुपये में मिल जाता है। आप देखिएगा कि आइंदा चंद सालों में चाइना से बहुत सारी फैक्ट्रीज रीलोकेट होकर पाकिस्तान में आने जा रही हैं और ये तमाम चीज़ें आपको CPEC के साथ साथ जो है नज़र आएंगी, जिससे पाकिस्तान में लोगों का रोज़गार पैदा होगा। अब ये जो पड़ोसी ममालिक हैं, दुश्मन ममालिक हैं, वो मुल्क में ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि चाइना भी यहाँ इन्वेस्टमेंट ना करे, लेकिन चीन जो है वो एक बहुत ही, क्या कहना चाहिए, चीन की हुकूमत जो है बहुत समझदार हुकूमत है। वो जानती है कि इसको ये कौन कर रहा है, क्या करा रहा है, इसीलिए अफवाज पाकिस्तान ने भी कहा है कि उस CPEC के रास्ते को जो है वो प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करेगी। लेकिन फिर भी हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे कि आज कोयटा में वाक़या हुआ। लेकिन एक गुजारिश है जी, आपका बड़ा असर रसूख है FPCCI में, आपसे गुजारिश ये है, मुझे पता नहीं, हो सकता है आपकी कोई स्टैंडिंग कमेटी ऑलरेडी हो CPEC के लिए, CPEC के लिए भी एक है, तो उसको इस तरह का कर दें कि हुकूमत को आप तजावीज़ बहुत सारी भेजें, क्योंकि मेरे ख्याल से सिविलियन हुकूमत जो है वो इस बारे में काफ़ी लफ्ज़ कमज़ोरी भी नहीं इस्तेमाल कर सकता, अनसीरियस भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन संजीदा नहीं हो रही इस मामले में, क्योंकि CPEC का ना तो रूट क्लियर है, ना उस पर जो मंसूबे बनने हैं वो क्लियर हैं। मेरे ख्याल हमारे दुश्मनों से ज़्यादा हम खुद CPEC को जितना नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिनवा न्यूज़ एजेंसी ने उनका सिल्क रूट का नक्शा आपको पता है शाया किया है, जो हमारे सोशल मीडिया में घूमा है, मुझे यकीन है आपको भी WhatsApp पे मिला होगा ज़रूर, उसमें पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं है। हम खुद ही जो हैं वो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुए फिर रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मुल्क का भी कुछ फ़ायदा हो। ज़ुबैर तोफ़ैल साहब आप कह रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले, हमारा मुल्क बड़ा अच्छा है, इसमें बड़े अच्छे लोग बसते हैं, बिल्कुल, तो इसके फ़ायदे के लिए हमें सोचना है। आप थोड़ा पुश करें सिविलियन गवर्नमेंट को, आपको बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी आर्मी ने तो अपना काम भरपूर अंदाज में किया है, सड़क बना दी है, सिक्योरिटी पहुंचा दी है, जो काम उनके ज़िम्मे लगाए गए थे वो उन्होंने कर दिए। सिविलियन हुकूमत को उनका काम करना है। मैं जानता हूँ बड़ा नाजुक मामला है, लेकिन इतना संगीन वाक़या पेश आया, हमें एक्सपर्टाइट करना है, डैमेज कंट्रोल करना है। देखिए, इस वाक़या का तो आज तक जो वाक़या हुआ इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, और इसमें इतने बेगुनाह शहरी जो हैं बेचारे शहीद हुए। बात ये है कि अगर ये तमाम मंसूबे पूरे हो जाते हैं तो हमारा जो पड़ोसी या दुश्मन ममालिक हैं, जिसमें ख़ास तौर पे बड़ा पड़ोसी है, वो इस चीज़ को हज़म नहीं कर पा रहा। वो कहता है कि इनके ऊपर इतना दबाव जारी रखो कि ये इससे जो है डिट्रैक्ट हो जाए, इससे इन मंसूबों से पीछे हट जाएं। लेकिन हमारा भी ये हुकूमत का इसमें जो है पक्का इरादा है कि नहीं, इन मंसूबों को पूरा करना है। इसमें एनर्जी के मंसूबे हैं, हमारे पास बिजली की किल्लत है। बिजली की किल्लत मैं समझता हूँ कि 70 से 80% तक जो है 2018 में ख़त्म हो जाएगी। ये आपके जो भी कोल पावर प्लांट तैयार हो रहे हैं, 2018 में तकरीबन 80% बिजली की शॉर्टेज ख़त्म हो जाएगी और सनतें चलना शुरू हो जाएंगी, उससे भी बेहतरी आएगी। देखिए, ये वॉर है, इस वक्त नर्व्स की वॉर है, असाब की जंग है। आपका दुश्मन आपको असाबी जंग में मुब्तला किए हुए। वो ये कि आपके नौजवान सोचेंगे यार मुझे तो रोज़गार नहीं मिल रहा, और हुकूमत रोज़गार बनाने के सारे मौके तैयार कर रही है, लेकिन जो दुश्मन मुल्क है वो उसको तबाह करता है। वो जब तबाह करता है तो नौजवान जो होते हैं हमारे, वो भी परेशान हो जाते हैं। हुकूमत ने कहा था अगले साल इतने रोज़गार मिलेंगे, रोज़गार नहीं होते, अभी तक कुछ भी जैसे नहीं हुआ। मैं अफसोस करूं, तो बड़ी अफसोसनाक बात है। प्रेसिडेंट जी जो हैं उनके गए हुए काफ़ी अरसा हो गया और अभी तक जो है वो कोई ऐसा काम नहीं खातिर खा जिसको खुद जाके कोई हुकूमती नुमाइंदा जाके उसका फीता काटे। हाँ, कुछ ऐसे मंसूबे हैं जो CPEC से बहुत दूर हैं, जैसे काला शकाकू में कोई काम हो जाए, या चीचों की मलिया में, या जो है छांगा मांगा के जंगल में जो है वो कोई ट्रेन लग जाए तो लोग कहना शुरू कर दें कि वो CPEC का हिस्सा है, तो वो बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात होगी। मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखें,
हुकूमत को और मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत सीपैक की चीज़ें जो है ना वाजे होकर सामने आनी चाहिए, लोग उसको अप्रिशिएट करें, सारी चीज़ें जो हैं ये सामने आनी चाहिए ताकि लोगों को, ख़ास तौर पर नौजवानों को तसल्ली हो कि जी हमारा रोज़गार आने जा रहा है। और फिर कोई रुकावट डालने की कोशिश भी करें ना तो नाकाम हो जाएगा। जी बिल्कुल। जब एक नक्शा ना बना हो ना, जब शादी की बात तय ही ना हुई हो, तो निकाह की तारीख का पता ही ना हो, तो फिर तो बात सॉलिड ही नहीं होती ना। अभी तो हमें पता ही कुछ नहीं है, कुछ हमें बताए हुकूमत, ताकि ऐसी चीज़ बन जाए जो कि फिर रिवर्ट ना कर सके। अभी एक दफ़ा गवर्नमेंट जो है पूरा प्लान दे देगी, पूरा नक्शा दे देगी, फिर गवर्नमेंट रिवर्ट नहीं कर सकती। एक दफ़ा चीज़ बन जाए तो फिर वो रिवर्ट नहीं हो सकती। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, जो भी इस वक्त मंसूबे, तरक्याती मंसूबे हो रहे हैं, उसमें चाहे बिजली के हों, सीपैक के हों, इसके पीछे पूरी पाकिस्तान की आवाम भी शामिल है और अफवाज पाकिस्तान भी शामिल है। इसमें कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं है। हुकूमत, ये हुकूमत हो या आने वाली हुकूमत हो, कोई हुकूमत भी जो है वो इससे पीछे नहीं हटेगी। ये मंसूबे चलेंगे। ये मंसूबे जो हैं चीन और पाकिस्तान, दो ममालिक के दरमियान हैं और इंशाल्लाह ये पाया तकमील तक पहुँचेंगे। बड़ी अच्छी आपने बात की ज़ुबैर तोफ़ैल साहब। आपकी कुछ मसरूफ़ियत है जिसके बिना के ऊपर मेरे ख्याल से आप जल्दी रुख्सत लेना चाहेंगे, तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या गुजारूँ कि आपने मेरा थोड़ा मसरूफियत का ख्याल आपने वक्त दिया, बहुत हमारा शुक्रिया। आपके लिए बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और बहुत ही अहम मौजू के ऊपर आपने गुफ्तगू की। आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा तफसील से बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ज़ुबैर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू चल रही थी और हम बात कर रहे थे ज़ुबैर तोफ़ैल साहब के साथ, और हम जो हैं वो अब जो है डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमें ज्वाइन करेंगे और बड़ी अहम गुफ्तगू करेंगे हम इसी मौजू के ऊपर कि कोयटा के सिविल अस्पताल में जो बम ब्लास्ट और फायरिंग हुई, उसके नतीजे में इतनी सारी कीमती जानों का ज़िया हुआ। वकला भी थे वहाँ पर, खुदा जाने कौन कौन थे जिनके नाम अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आ रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद लोगों की, और इस तरह का दहशतगर्दी का वाक़या पेश आना, ख़ास तौर पे इस पस मंज़र में कि बलूचिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो थी बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी थी। मैं यहाँ पर न भूलूँ, इससे कबल के हमारे मेहमान हमें टेलीफोन लाइन के ऊपर ज्वाइन करेंगे चंद लम्हात के अंदर, तो हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जनरल नासिर खान जंजुआ साहब का बहुत अहम किरदार रहा बलूचिस्तान के अंदर। जो हालात बेहतर हुए, हालात जो अच्छे हुए हैं, हाल मामलात को ठीक करने में नासिर खान जंजुआ साहब जनरल, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं हमारे मुल्क के, उनका बड़ा अहम किरदार रहा है। उनके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, उनकी काविशों, उनकी मेहनतों के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक। आफ्टर ब्रेक गुफ्तगू हमारी जारी है। अब बात करेंगे हम अपने साथ मेहमान हमारे साथ टेलीफोन लाइन के अंदर थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ कि कोयटा में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया सुबह में, और सिविल अस्पताल के अंदर जो है वो बम धमाका भी हुआ, फिर फायरिंग भी हुई। उसकी डिटेल्स हमारे सामने आएंगी। सिक्योरिटी लैप्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ज़्यादातर सिक्योरिटी VIP एस्कॉर्ट या VIP डिटेल पे लगी हुई होती है, और यही हाल मेरे ख्याल से वहाँ पर भी होगा। अगर यही सिर्फ सिक्योरिटी और पुलिस और सिक्योरिटी के अहलकार जो कि VIPs की सिक्योरिटी पर मामूर किए जाते हैं, इनको वहाँ से हटा लिया जाए और अवामुन्नास हस्पतालों और पब्लिक यूटिलिटीज़, पब्लिक सर्विसेज और पब्लिक डीलिंग मार्केट्स की सिक्योरिटी पर लगा दिए जाएँ तो कितना अच्छा हो जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये मुल्क मेरे ख़्याल से सिर्फ अशराफिया के लिए बना है, अवाम के लिए नहीं। और बुनियादी मसला भी यही हमारे मुल्क का। कोयटा में भी इस तरह का मसला पेश आया। अमूमन जो है वो हम अफसोस ज़रूर करते हैं, कंडेमनेशन करते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए और इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि सिक्योरिटी लैप्सेस जब मेजर सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं, और इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि इसमें सिविलियन सिक्योरिटी की जो एजेंसीज़ हैं वो ज़िम्मेदार होती हैं। मैं क्लियर आपको बात बता रहा हूँ, इसमें पुलिस की बहुत सारी कमज़ोरियाँ होती। खैर, उसके बारे में भी हम बात करते रहेंगे। अभी हमें डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब टेलीफोन लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम करूँगा सर आपको। बहुत शुक्रिया नासिर आपका। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं चाहूँगा कि आप कंडमनेशन करें जो वाक़या पेश आया, और अपने जो तासुरात हैं
ख़यालात हैं उनका जो है वो उनसे हमारे नाजरीन को आगाह करें, जो आज कोयटा में बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जी हाँ, सबसे पहले तो बिल्कुल आपने कहा, बिल्कुल पूरी कौम को इसने शटर कर दिया इतने बड़े वाक़े ने, और हम इसको पूरी तरह से इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। लेकिन हमें प्राइम मिनिस्टर का इसके साथ जारी किए जाने वाला स्टेटमेंट अपने ध्यानों में रखना चाहिए कि दहशतगर्दों के इस तरह के वाक़यात हमारे उस अज़्म को कि हम दहशतगर्दी को खत्म करके जान लेंगे वो कम नहीं कर सकती। बिल्कुल आपने कहा कि ये एक सिक्योरिटी लैप्स था। 2010 में भी इस तरह का वाक़या हुआ था और अस्पताल में फिर बाद में जो लोग वहां पे जमा थे उनके ऊपर हमला किया गया और बहुत जानी जो है नुकसान हुआ। और आज भी आपने देखा कि इसी तरह की है कि अस्पताल में जब लोग उनको देखने के लिए पहुंचे थे, मुकला थे, दूसरे लोग थे, वहां के हमले में ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ है। तो इस सवाल ये है कि ये एक SOPs होनी चाहिए कि जब भी दहशतगर्दी का कोई वाक़या हो उसको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने किस तरह से हैंडल करना है। अब मैं सुन रहा हूँ कि आर्मी ये जो अस्पताल है वहाँ फौजी दस्ते जो हैं तैनात कर दिए गए हैं, वहाँ पे दूसरे लोग कोई नहीं जा सकते वगैरह। मैं समझता हूँ ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी लोग ज्यादा जमा होते हैं वो तो खुदकश हमला करने वाले को एक बहुत ही बड़ी टेम्पटेशन है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब सारे लोग उसके एक साथ मिल गए। आप नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन को भी बड़ी गहराई से देखते हैं। मसला ये है कि इसके माने तो ये हैं कि जो दहशतगर्द हैं वो ऐसी उनकी तैयारी हुई है कि ये वाक़या को पहले से मेरे ख्याल लॉयर्स ने सेटल नहीं किया हुआ था। ये मतलब ये कि उनकी इतनी प्रिपेयर्डनेस है कि अचानक इस तरह का वाक़या पे और वो पहुंच गए सिविल अस्पताल और पूरी तैयारी के साथ उनके पास जो है वो मतलब ये कि धमाका। एग्री करता हूँ, उन्हें पता था कि लोग सिविल अस्पताल में जमा होंगे और उन्होंने सेकेंड अटैक जो है वो बड़ा वेल प्लान था और जैसे उनका तखमिया या अंदाजा था वैसे ही हुआ। नासिर आपने देखा कि वहां जब लोग ज्यादा जमा थे तो ये फिर दूसरा वाकया किया गया। तो मैं ये समझता हूँ ये तो यकीनन सिक्योरिटी लैब्स की उसमें आता है और इस तरह के वाकयात के लिए जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको रोकना चाहिए कि ये दोबारा मतलब ऐसी हरकत ना हो। मुझे तो दुख एक बात का और है कि ये बलूचिस्तान तो हमारे लिए अनसर्टन रहा है, अगर ये यकीनी सूरत हाल या हमने बहुत अरसे से देखी है। उसके बाद अल्लाह ना करके बलूचिस्तान की सूरत हाल बेहतर होनी शुरू हुई थी और जितना बलूचिस्तान में अमल दखल है हमारे दुश्मन नासिर का, बिलखुसूस मैं नाम भी लेने को तैयार हूँ, इंडियन का, वो किसी और सूबे में नहीं है। तो हमें जरूरत से ज्यादा एहतियात करनी चाहिए बलूचिस्तान में इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए। और आज इस वाकये ने फिर वही इस बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है कि खुशाइन बात है कि वजीर आजम फौरन जो है कोयटा पहुंच रहे हैं, तमाम मसरूफियात कैंसिल करके इजलास भी कर रहे हैं, ब्रीफिंग भी दी जाएगी। आर्मी चीफ को मैं सलाम पेश करता हूँ, वो ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुके हैं, अस्पताल का दौरा भी उन्होंने करा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं फिर ये बात कह के यहाँ पे दोहराना चाहूंगा कि इस तरह के वाकयात तो हर खुदकश हमले के बाद जहाँ ज्यादा लोग जमा होते हैं वहां हो सकते हैं। इसके लिए एक SOP दिया जाए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कि कितनी देर तक जहाँ लोग जमा हो रहे हैं उनको आने ना दिया जाए, कॉर्डन ऑफ किया जाए और जब तक ये क्लियर नहीं हो जाए इलाका लोगों को एक्सेस ना दे ताकि वो लोग हमलावर के लिए एक टेम्पटेशन ना बने। ये आपने बड़ी अहम बात की। असल में हमारे यहाँ लोग बड़े इमोशनली और जिसे मैं कहूँ कि चार्ज्ड किस्म के एनवायरनमेंट के लोग हैं। कोई वाक़या पेश हो जाए लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं और जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था कि कोई अनएसोसिएटेड या अनरिलेटेड वाक़या भी हो तो लोग बिला वजह बाय स्टैंडर्ड्स इर्द गिर्द खड़े होना शुरू हो जाते हैं जिसके नतीजे में इस तरह का वाक़या पेश आ सकता है। और बड़ी अहम आपने चीज़ की जो है निशानदेही की। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपसे और कहना चाहूँगा मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत मुतहरिक रहते हैं, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि सियासी गर्मा गर्मी इस मुल्क में तेज़ होने वाली है। पहले भी वो सियासी जमातें जो एहतिजाज कर रही होती हैं उनको रोकने के लिए इस तरह के वाक़या पेश आते हैं
और फिर उसके बहुत सारे ड्यूअल रीजंस भी समझ में आते हैं। खैर, इस बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगा, आप चंद सेकंड का वक्त है मेरे पास, कुछ समअप कर लें तो फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। देखिए, ये बात तो सही है कि सियासी सरगर्मियां जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इमरान खान के ट्रकों के फोटो जो सोशल मीडिया पे आप जिसका इशारा कर रहे हैं वो आपने भी देखे हैं, हमने भी देखे हैं और लोगों ने भी देखे हैं। तो ये इस तरफ का इशारा है कि इमरान खान जो है वो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बड़ी अहम आपने चीज़ की निशानदेही की डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, लेकिन हमारा वक्त बड़ा मुख्तसर था, वाक़या कुछ इस नौइयत का था, बड़ा अफसोसनाक। हमने उसकी कंडमनेशन भी की और उम्मीद और तवक्को भी है कि हालात बेहतर हों। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।